अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुश्किलात के जिस भंवर में फंसे हैं वो मज़ीद गहरा होता नजर आ रहा है। खुदा जाने ये मकाफात अमल है या किसी के फैज़ से महरूमी का नतीजा है कि मेरे कप्तान के खिलाफ शायद वो केस खुलने वाला है जिसे दबाए रखने के लिए मुद्दतों तक उन्होंने पूरा जोर लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को छुपाने के मामले पर नाअहली केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और विफाक को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। ये दरख्वास्त मोहम्मद साजिद नामी शहरी ने दायर की है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी का जिक्र नहीं किया और मालूमात छुपाई। इमरान खान ने बरतानिया में रिहाइश पजीर बेटी टेरियन जेड वाइट की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इकदाम किए, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार दिया जाए। नाज़रीन, अमरीका की आजहानी खातून सीता वाइट की बेटी टेरियन इस वक्त मुबैना तौर पर मोहतरमा जमैमा गोल्डस्मिथ के भाई के ज़ेर कफालत है। टेरियन वाइट के बारे में सीता वाइट का दावा था कि वो मेरे कप्तान की बेटी हैं, लेकिन मेरे कप्तान ने इस बात को किसी अवामी फोरम पर तस्लीम नहीं किया। 15 मई 2004 को सीता वाइट की वफात हुई और सामने आने वाली कुछ दस्तावेजात के मुताबिक 18 नवंबर 2004 को मेरे कप्तान ने टेरियन की खाला कैरोलिना वाइट को टेरियन की सरपरस्त तस्लीम करते हुए कागजात अमरीकी अदालत में जमा करवाए। इन दस्तावेजात में टेरियन का पूरा नाम टेरियन जेड खान वाइट लिखा गया है, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। माजी में 6 बार मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने इस मामले पर अदालतों का रुख किया ताकि मेरे कप्तान को नाअहल करार दिलवाया जा सके, लेकिन इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर की हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों ने इन केसेस में मेरे कप्तान को नाअहल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ये पहला मौका है कि इस हवाले से किसी पाकिस्तानी अदालत में अमरीकी अदालत की तस्दीक शुदा दस्तावेजात जमा कराई गई हैं। नाज़रीन, इस केस का नतीजा क्या निकलता है ये तो अदालती कार्रवाई सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगता है मेरे कप्तान अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल केस में फंस चुके हैं, जिसके नताइज उनके सियासी करियर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस्लामाबाद के इस प्री एडमिशन नोटिस के बाद मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो केस दायर हुआ है इसमें और माजी में दायर होने वाले 6 केसेस में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 2, दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी मोहम्मद साजिद कौन हैं और मेरे कप्तान को नाअहल कराने में उनका क्या फ़ायदा है। सवाल नंबर 3, दरख्वास्त गुजार और वकील ने जो कागजात अदालत में पेश किए हैं उन कागजात से किस तरह यह साबित होता है कि टेरियन वाइट के वालिद इमरान खान हैं। सवाल नंबर 4, अदालती दस्तावेजात में टेरियन का पूरा नाम टेरियन जेड खान वाइट लिखा गया है। मगरबी मुल्कों में बाज़ औक़ात गॉड फादर के नाम को भी बच्चे के नाम का हिस्सा बनाया जाता है। क्या मेरे कप्तान इस बच्ची टेरियन वाइट के फादर हैं या गॉड फादर। सवाल नंबर 5, अदालत में जमा कराई गई इस दस्तावेज के मुताबिक मेरे कप्तान ने टेरियन को अपनी सरपरस्ती में रखने से इनकार कर दिया। इनकार तो बात की बात है, असल सवाल यह है कि इस बच्ची की सरपरस्ती या कफालत का मेरे कप्तान को ही आखिर उससे क्या ताल्लुक था। सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने टेरियन वाइट से किस रिश्ते के बुनियाद पर अमरीकी अदालत में कैरोलिना वाइट को टेरियन का सरपरस्त तस्लीम करने की दस्तावेजात जमा करवाई। सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान ने कैलिफोर्निया की अदालत के साथ झूठ बोला या पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए जाने वाले कागजात में गलत बयानी की। सवाल नंबर 8, टेरियन वाइट इस वक्त मुबैना तौर पर गोल्डस्मिथ खानदान के जेर कफालत हैं। क्या पाकिस्तानी अदालत मोहतरमा जमैमा को तलब करके पूछ सकती है कि टेरियन का उनसे या मेरे कप्तान से क्या ताल्लुक है। सवाल नंबर 9, दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि मेरे कप्तान को 62F1 के तहत नाअहल करार दिया जाए। ये 62F का केस कैसे बनता है। सवाल नंबर 10, अगर मेरे कप्तान को 62F1 के तहत नाअहल करार दिया जाता है तो यह नाअहली 5 साल के लिए होगी या ताहयात नाअहली साबित होगी। इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है और मामला है उनकी एक मुबैना बेटी के हवाले से। मैं उससे पहले इस गुफ्तगू को आगाज़ करने से पहले ये कहना चाहूँगा बहुत सेंसिटिव मामला है और हम किसी सूरत भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो कि पर्सनल लेवल के ऊपर हो, सिर्फ कानूनी मामला के हवाले से या इमरान खान साहब के लिए इस केस की वजह से क्या मुश्किलात हो सकती हैं। हमारी डिस्कशन सिर्फ वहाँ तक रहेगी। और मैं ये भी बता दूँ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील से भी हमने रब्ता किया था कि अगर वो इस पर कॉमेंट करना चाहें,
लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब मौजूद हैं, जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं और कोर्ट के अंदर उन्हीं को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हसनैन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। ये बताइए कि ये जो पिटिशन आपने फाइल की है, इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की पिटिशन फाइल हो चुकी हैं और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जी बिल्कुल। आपकी क्या बेसिस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अब इस केस को सुना जाए? सर, मेंटेनेबिलिटी जिसको हम वकालत की ज़बान में कच्ची पेशी कहते हैं, अच्छा, उसके ऊपर यूजुअली एक हियरिंग होती है, बट इन आवर केस वी हैड 4 because the first question which was asked by the honorable court was कि ये petition पहले भी फाइल हुई हैं, तो आप चीज़ क्या ले आए? अगर नई चीज़ लाएंगे if there is a new ground, तो फिर सिर्फ acceptability हो सकती है। सर, पॉइंट इज़ कि आज से पहले जितनी petitions फारिग हुई वो solely technical grounds के ऊपर थी, और उसके ऊपर वो सारी जजमेंट को लेकर आती थी कि हम जजमेंट को यहाँ इन्फोर्स कराना चाहते हैं, और वो कहते थे ये क्योंकि कैलिफोर्नियन की स्टेट की जजमेंट है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन पाकिस्तान पर से। सर, जब हमने इसकी फाइल परोस की तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट निकल आया विच वाज एन एफिडेविट इशूड बाय इमरान खान न्याजी साहब। उसके अंदर ये 2004 का डॉक्यूमेंट है, 18 नवंबर का, जिसमें वो कहते हैं कि नंबर 1, आई डू नॉट वांट द गार्डियनशिप ऑफ दिस किड एंड आई नॉमिनेट कैरोलाइन वाइट, हुज द खाला। बता दीजिए जी, कि मैं उसको उर्दू अगर करें कि मैं इस बच्ची की गार्डियनशिप नहीं चाहता और मैं खुश हूँ और मैं नॉमिनेट करता हूँ, नामजद करता हूँ इस बच्ची की खाला को कि वो इसकी गार्डियन बन जाए। ठीक है। अब सवाल उसमें दो पैदा होते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊं, सर ये दूसरा केस है इस बच्ची का। पहला केस तो वो था जो सीता वाइट लड़ते लड़ते फौत हो गई। उसमें ये था, वो कहती थी कि इमरान खान इस बच्ची को ओन करे। उसमें खान साहब कभी पेश नहीं हुए। इनफैक्ट कोर्ट ने उनको डीएनए टेस्टिंग के लिए भी बुलाया। अच्छा। तो उसकी आगे खान साहब के खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट, एक तरफा जजमेंट, जिसमें खान साहब को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उसके बाप हैं। उसके बाद वफात के बाद जो सीता, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि खान साहब जो कभी पेश ही नहीं हुए थे, तो इसलिए एक्स पार्टी डिसीजन सर उनके पास इनफ एविडेंस था। ठीक है, खान साहब को नोटिस आए, खान साहब अपनी मर्जी से नहीं पेश हुए। अच्छा। और अगर पेश नहीं हुए तो उसके बाद उन्होंने उसको कभी कंटेस्ट भी नहीं किया। ठीक है। अब सर उसको अगर हम एक तरफ रखें, जब सीता वाइट की वफात होती है तो उसके बाद ऑफ कोर्स एज पर दैट जजमेंट गार्डियन खान साहब बन गए वालिद होने की कैपेसिटी में। ठीक है। या तो खान साहब एफिडेविट ना देते। अच्छा। और खान साहब ये कहते हैं कि मेरा तो इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खान साहब ने उसमें क्लियरली लिखा कि मैं नहीं चाहता इसकी गार्डियनशिप। और ये कंफर्म है कि वो जो 2004 का डॉक्यूमेंट है वो इमरान खान साहब का ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मैंने कोर्ट से उसको आपने किस कोर्ट से निकलवाया? सर मैंने कैलिफोर्नियन स्टेट कोर्ट से निकलवाया, वहाँ गार्डियनशिप कोर्ट से। उसके बाद वहाँ की मैंने अपर कोर्ट से उसको टेस्ट करवाया, पाकिस्तानी एम्बेसी से टेस्ट कराया, फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराया यहाँ का। अच्छा। तो उसके सारे लकूना जिसके ऊपर ये पिछली पिटिशंस हमारी फारिग होती रही हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो अब सब पूरी हैं। अब तो सर आपकी उसके ऊपर एक बार कोड लगा है ना, तो उसका आप नंबर कंप्यूटर पे लिखें तो वो डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा। अच्छा। तो अब खान साहब कोर्ट में, हमारी तो इतनी विपता है, खान साहब अदालत में आए, आकर बताए कि क्या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है या नहीं किया। मेरी तो कोई पर्सनल लेवल पे नहीं है ना जी, मेरा तो क्लाइंट नहीं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शख्स है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहम्मद साजिद गालिबन उनका नाम है ना, मोहम्मद साजिद, ये कौन है मोहम्मद साजिद? इनका क्या ताल्लुक है इसके? सर मोहम्मद साजिद उनका वोटर मेंबर है, उनकी ये कोवरेंटो की रिट है। अच्छा। कोवरेंटो की रिट में सर ऐसा होता है कि कोई भी शहरी उठ के कहता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी है। हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया। अच्छा। इलेक्शन कमीशन का काम था कि नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर अगर कोई गलती थी, कोई ओमिशन थी, तो उसको देखता कि क्या विलफुल ओमिशन है या बोनाफाइड मिस्टेक है। अच्छा। और अगर तो उनकी खुद उन्होंने अपनी मर्जी से इस बच्ची को छुपाया है तो इलेक्शन कमीशन इसकी कार्रवाई करता है उसके ऊपर। अच्छा। और क्योंकि यहाँ तो असासों के ऊपर और डिग्रियों के ऊपर लोग निकाले गए, ये तो बहुत बड़ी। लेकिन मैं यहाँ पे फैसल वाडा के केस को आप कोट करना चाहूँगा। उन्होंने भी अपनी अमरीकी शहरियत कब छोड़ी थी, ये बात उन्होंने छुपाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी हम आपको बहाल कर देते हैं, आप इस्तीफा दे दें और आपकी नाअहली सिर्फ इस टर्म के लिए होगी। तो ये तो खान साहब के लिए भी हो सकता है? सर टर्म आई कैनॉट डिफाइन दैट इज अप टू द कोर्ट। पहली बात तो ये कि क्या नाअहली होगी, मैं उसका भी नहीं कह सकता, मैंने तो अपना मुकदमा लड़ना है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद अगर खान साहब खान साहब दो चीज़ों में आके फंस गए हैं, बिकॉज अगर वो आके इस डॉक्यूमेंट को डिनाई करते हैं तो आपने देखा है इस डॉक्यूमेंट का लास्ट पैराग्राफ जो है वो पर्जरी में अमेरिकन कोर्ट के अंदर फिर से फंसते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो फिर दो वजह हो जाती ना, वो एक तो आपका पीपीसी जो है जो सजा इस पे लगाता है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ, दैट इज अनदर एंगल व्हिच आई वोंट डिस्कस। बट ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए उसमें इस बच्ची का नाम ना लिखना, वो फिर देखेंगे कोर्ट कि क्या ये बोनाफाइडी, क्या ये गलती से छूट गया,
नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में गालबन पहला इलेक्शन 1997 में शायद, आज तक किसी में नहीं लिखा। सो 97 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा होगा, 2002 का इलेक्शन लड़ा, 2008 का नहीं, मेरे ख्याल में शायद 2008 वाला मिस कर दिया था उन्होंने, वो बॉयकॉट किया था, जब वो एक सीट होती थी पीटीआई की, तो 2008 का बॉयकॉट किया था उन्होंने, वो उस वक्त बॉयकॉट किया था। पॉइंट इज अभी भी ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं जी उसमें भी नहीं लिखा। अच्छा। तो वो आज से वो उसको ओन नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ओन नहीं करते, बट इफ यू लुक एट द फॉरेन मीडिया के अंदर जो अखबारात के अंदर डिफरेंट इंटरव्यूज वगैरह आते हैं, और अगर आप अभी देखें वो मदर्स डे फादर्स डे के ऊपर टेरियन वाइट की जो तस्वीर है वो अपने जमैमा के भाई के साथ है, बेन के साथ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि अगर 2004 में उन्होंने गार्डियनशिप किसी और को दे दी है तो 2004 के बाद तो वैसे भी उनका फिर कोई ताल्लुक नहीं है ना सर। बात ही नहीं है, बात ये हम यहाँ ये इस्टेब्लिश नहीं कर रहे गार्डियनशिप क्या होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सीता वाइट एक बहुत अमीर औरत थी, टायरन वाइट के नाम पर उसकी माँ की स्टेट आनी थी। अच्छा। तो उसको मैनेज करना है टिल द एज ऑफ मेजॉरिटी, व्हिच इन द यूएस इज 21। ठीक है। तो गार्डियनशिप किसी को दे देना, नॉमिनेट कर देना, जिस तरह जिन बच्चों के माँ बाप फॉर इंस्टेंस सऊदी अरब में होते हैं और वो यहाँ अगर वालिद की डेथ हो जाए और बच्चा पाकिस्तान आ जाए तो नानी को गार्डियन बना देते हैं सो दैट दे कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्या गार्डियनशिप किसी को दे देने से आप बाप नहीं रहते? अच्छा। और अगर आप वालिद हैं तो फिर एज पर साकिब निसार साहब जजमेंट जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराने को कहा है, जब वो अपनी बीवियों के जो है स्पाउसेस के अंदर तीनों बीवियों का नाम लिखते हैं, एक्स का भी लिखते हैं, दोनों बेटों का लिखते हैं, देन दिस शुड हैव बीन देयर। अच्छा, सो इस बुनियाद के ऊपर आप उनकी नाअहली जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी नाअहली होनी चाहिए। और जाहिर बात है सबसे पहला सवाल जो सबके ज़हन में आएगा, क्या इसके पीछे जो है वो इनके मुखालिफ सियासी जमातें भी शामिल हैं आपके पीछे और आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं वकील हूँ, मेरे पास एक इंसान अपनी बिप्ता लेकर आया, केस लेकर आया, एज अ लॉयर आई रेड थ्रू इट और मुझे उसमें लगा कि इट हैज गॉट सब्सटेंस। अच्छा। मेरे पास हज़ारों केसेस आते हैं, पीछे कौन भेजता है नहीं भेजता वो मेरा काम नहीं। मुझे सामने एक क्लाइंट है जो पाकिस्तानी शहरी है, उसके पास CNIC है, वो खान साहब के हल्के का वोटर मेंबर है, सो मेरे लिए वो इनफ था टू फाइल द केस। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये समझते हैं कि केस जो है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली ये मामला जो है वो जनवरी के अंदर कोर्ट के अंदर सुना जाएगा और उसके बाद अदालत ये फैसला करेगी कि क्या ये मेंटेनेबिलिटी इसकी हो सकती है या नहीं, इसको सुना जा सकता है या नहीं सुना जाता, इसके ऊपर जो है वो छोटी सी जी बताइए। मेंटेनेबिलिटी ये नहीं है कि सुना जा सकता है नहीं सुना जा सकता। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी ये है कि क्या हाई कोर्ट सुनेगी या इलेक्शन कमीशन सुनेगा। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये तो कुछ कानूनी मामलात के हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन सियासी मामलात के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इस वक्त वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक जगह पे ये कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को जो है वो तहलील किया जाएगा, हर सूरत तहलील किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक जगह पर मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं और इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और बताया गया है कि अब तक तकरीबन 5 मुलाकातें जो हैं इस सिलसिले में हो चुकी हैं। क्या इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करेंगे? और साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने चौधरी शुजात हुसैन साहब की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है वो अपने ताने बाने ठीक करें और उनको किसी तरह मनाने की कोशिश की जाए। इस सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले एजाजुल हक साहब के पास जाना चाहूँगा क्योंकि एजाजुल हक साहब आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके हटे हैं ज़मान पाक के अंदर। सबसे पहले ज़रा उसका अहवाल जानते हैं। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है और क्या गुफ्तगू हुई आपकी उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है उनकी तबीयत। अब हशाश बशाश थे और बड़े एनर्जेटिक और सुबह से मीटिंग्स में मसरूफ़ है, लोगों के साथ कोई आ रहा है कोई जा रहा है और मेरे ख्याल में ही इज़ रेडी फॉर द इलेक्शंस नाउ। तो गुफ्तगू तो ये मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे हुई है। इस वक्त आप देख रहे हैं मंसूर साहब के हम तो लगे हुए हैं, कोई घड़ी के पीछे है, कोई बच्ची के पीछे है, पता नहीं उसका मामू कोई मिल गया इनको जो उस बच्ची का केस लड़ रहा है। अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे आप वकील साहब के साथ, बच्ची 18 साल के ऊपर हो चुकी है, अब उसकी मर्ज़ी है वो आगे कह दे कि भाई मेरा ये वालिद है या नहीं है मेरा वालिद। एक बच्ची जो कि बालिग है उसके बारे में यहाँ लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रही, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और कैलिफोर्निया के कोर्ट्स ने तो शेख रशीद साहब के भी निकाहनामा ले आए थे कोई जाके वहाँ से। कैलिफोर्निया के कोर्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ जाके कुछ भी आप
उनको कह दें वो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में नेशनल हुकअप पे डिस्कस करना, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम किन चीज़ों पे पड़े हुए हैं और हमारी इस वक्त मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, इकॉनमी किधर जा रही है। इस वक्त सैकड़ों के करीब, हज़ारों जो है आपके कंटेनर जो है वो खड़े हुए हैं जो कि रिलीज़ नहीं हो रहे पोर्ट के ऊपर। 12 शिप्स यहाँ पे सोयाबीन वाली वो खड़ी थी, एक शिप 22 अरब रुपए का माल है उसके अंदर, और वो हम छुड़ा नहीं सक रहे। हमारे अपने कंटेनर 113 खड़े हुए हैं, वो हम छुड़ा नहीं सक रहे क्योंकि डॉलर इज़ नॉट अवेलेबल। सो बेसिकली द कंट्री इज़ बैंकरप्ट, और हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इस हालात में जाकर एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की आपने कि इसाक डार साहब की और सदर आरिफ अलवी की जो मीटिंग्स हो रही हैं उस पर यही एजेंडा है कि ज़िद करने से बेहतर है कि आप जो है मतलब थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी दिखाएं। आपने अभी देखा कि सऊदी सफ़ीर का स्टेटमेंट आपने देखी, इसी तरह जो वहाँ से सऊदी अरेबिया से पैगाम आया उनको, तो फिर उन्होंने वो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान शुड हैव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, और जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी नोबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट ओवर हियर। ये एक अच्छा एजाज साहब, ये आपने बड़ा स्पेसिफिकली ये बात कही, आपने आज जमान पाक के बाहर भी ये गुफ्तगू की और अभी आपने फिर ये फरमाया कि जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। सदर आरिफ अलवी का भी आपने जिक्र किया, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने अभी शायद 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी डिफ़ॉल्ट वाली कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। तो शुड वी एक्चुअली डिस्कस दिस कि ये हो क्या रहा है? एक साइड कह रही है जी हो गया है या होने वाला है, बस हम उसके करीब पहुंच गए हैं। एक साइड जिसमें मतलब खुद आरिफ अलवी साहब शामिल हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बात यह है कि अभी पिछले दिनों आपने जो अखबार है, अंग्रेज़ी का अखबार है, उसके अंदर पूरी डिटेल आई हुई थी कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बता दिया कि वी डोंट हैव एनी मनी इन द सेंस फॉर देम। ठीक है, तो एक तो ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरा आप देख लें जाकर कि हम प्याज और आलू और अदरक और ये लहसुन जो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, दीगर चीज़ें जो हैं। तो डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि फिर पैनिक हो जाएगा। हुकूमत का इस वक्त सारी तवज्जो हमारी, चाहे टेलीविज़न पे बैठ जाएं, वो एक बच्ची पे पड़ी हुई है जो बालिग है, वो आके कह सकती है, आपको आके प्रोग्राम में कहती है मेरे वालिद साहब हैं जनाब, ये मुझे मान नहीं रहे। वो एक मतलब ग्रोन अप चाइल्ड, वैसे उनको हम खेल के ला रहे हैं। दूसरी बात भी सुने सर। नहीं मेरी सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको ज़्यादा डिबेट इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि उस बच्ची का बाप कौन है, ये मेरा ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। मेरा ताल्लुक इस बात से कि क्या एक शख्स ने अपने कागजात नामजदगी जो जमा कराए हैं वो सही हैं या नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी यही केस था। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अकामा डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। डिक्लेरेशन के ऊपर हम सिर्फ बात करें, मेरा उनकी पर्सनल लाइफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है अभी। और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ये जो 62-63 की जो तलवार है, इसमें आपके अपने वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। वो इस शिक को लाने वाले हैं, उन्होंने पूरी तरह इसको सपोर्ट किया है। तो आप नहीं समझते कि उस 62-63 के ऊपर जो है वो पूरी तरह अमल होना चाहिए? इमरान खान साहब खुद उसको सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? 62-63 पे अगर अमल नहीं करना था तो 62-63 को 18वीं तरमीम में 13वीं तरमीम में उसके बाद जितनी तरमीमें हुई हैं निकलवा देते उसको क्यों नहीं निकलवाया गया? उसी के ज़रिए तो ये सारे केसेस चले हैं 62-63 के ज़रिए। लेकिन 62-63 को भी कहाँ अमल दरामद हुआ है सही तरीके से, उस पर भी नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इस वक्त बड़े सीरियस हालात हैं, हमें चाहिए। इजाज़त, मुझे एक्चुअली ब्रेक का कहा जा रहा है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ज़रा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आई वांट टू गिव यू दैट चांस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये फरमा रहे थे कि मुल्क के और बहुत बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, मईशत के हवाले से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, लेकिन हम डिस्कशंस जो हैं वो किस किस्म की कर रहे हैं, वो ऐसी अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि डिस्कस नहीं होनी चाहिए। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। एजाजुल हक साहब अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे। एजाज साहब प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम से कम एक दूसरे के साथ ज़िद करने के बजाय, अपनी आना का मसला बनाने के बजाय, अपनी आना को जितना मर्ज़ी ऊपर रखें लेकिन पाकिस्तान से ऊपर ना रखें। मुल्क का सोचें, मुल्क के हालात का सोचें और जो भी बेहतर रास्ता निकल सकता है उस रास्ते को निकालें। तो इसलिए मैं ये बात
सबसे की है। खान साहब को भी मैंने कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए इलेक्शंस का ऐलान करें और साथ जो एजेंडा है उस पर बैठकर बातचीत करें ताकि इस मुल्क को हम इस दलदल से निकालें। सदर मुमलिकत ने ज़रूर कहा कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, उनका ये हक बनता था कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही शुड से दैट, मतलब ही शुड नॉट से जी कंट्री इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आई नो प्रैक्टिकली कि क्या कहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे रिजर्व्स कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे हालात क्या हैं मार्केट के अंदर। देखें जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसे वापस पाकिस्तान क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि 225-26 रुपए का है डॉलर आज और मार्केट में मिल रहा है 255-56 रुपए का। तो इतना बड़ा जो गैप है वो उसको मतलब कि वाई शुड दे टेक मनी when they can get it at 256 के 225 पे ले। इजाजत दीजिए मैं इसके ऊपर जरा कमेंट लेना चाहूँगा, इजाजत दीजिएगा। इजाजत जी, हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। इमरान खान साहब बड़े सीरियस है सर असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से। इजाजुल हक साहब ने कहा, मुन्नस इलाही साहब ने अभी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा ये असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को, तो सर बेहतर नहीं है कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने इमरान खान की बयान को कोट किया कि वो सीरियस ले रहा है। मुन्नस इलाही का बयान भी बहुत संजीदा और सीरियस है जी, लेकिन फवाद चौधरी का बयान आपने कोट नहीं किया। अच्छा, उसने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही फैसला करे कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं है, वो फैसला करे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, इसका मतलब है कि मामलात अभी तक मामलात आज भी ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करने के हक़ में नहीं है जी, क्योंकि एक होता है मज़ाहमती सियासत, एक मुफाहमती सियासत। चौधरी बिरादरान की सियासत हमेशा मुफाहमती सियासत रही है, आमिरियत के साथ हो या जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप और फाशिज़म और फस्तायत हो। आमिरियत आपके सामने, जैसे जनरल मुशर्रफ का, इनके साथ वो थे, यही मुफाहमत की सियासत थी उनकी। और जमहूरियत के नाम पर आमिरियत जो मोहरे का किरदार अदा करता रहा वो इमरान खान है, उसके साथ भी ये था। आगे आ जाइए, ये मुफाहमत में इतने आगे है हमारे मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही कि उन्होंने मुफाहमत के लिए चौधरी शुजात को छोड़ के इमरान साहब के साथ मिले जी। आज भी इंशाल्लाह मुफाहमत पे अमल करेंगे जमहूरियत के लिए कि इमरान को छोड़ के असम्बली को और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वापस चौधरी शुजात के साथ मिल के उनके फार्मूले पे अमल करेंगे। ठीक, इंशाल्लाह मुझे यकीन है, लिहाजा असम्बली तहलील नहीं होगी। एक सवाल मैं करता हूँ जी जी, इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही पे दबाव डालते हैं कि असम्बली तहलील करें जी, वो मुस्लिम लीग काब की है, उनकी अपनी सियासत है, इमरान खान की अपनी सियासत है क्योंकि इत्तेहादी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी पार्टी की हुकूमत है, हाँ, वो तहलील करे, शुरू करे। सर वो कह रहे हैं पहले पंजाब वाले करें फिर हम करें। ये क्यों? आपका मकसद है असम्बली के तहलील करना, हाँ, ये तरतीब कहाँ से आ गई कि पहले पंजाब? और इसका मतलब ये है कि आप तहलील करने के हक में है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये आप छोड़ देना। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तो आपके हाथ की असम्बली है, हाँ, उसके छोड़ देना, किसी इत्तेहादी की जरूरत, हाँ, किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। ठीक। निहाल हाशमी साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश कर रही है परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए कि जनाब अगर आपकी इमरान खान साहब के साथ सेटिंग नहीं होती तो फिर हम हाजिर हैं। सर आप लोग इमरान खान साहब को यू टर्न के ताने देते थे, तो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अब आप लोग भी यू टर्न लेने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मंसूर, हर सुनी सुनाई बात जो है खबर नहीं होती, वो अफवाह होती है। परवेज़ इलाही साहब खुद एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें पता है कि एज लॉन्ग एज ही इज द चीफ मिनिस्टर उनकी हैसियत है, द मोमेंट ही डिसॉल्व द असेंबली उनकी हैसियत जीरो पे आ जाएगी। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वो अंडा बन जाए, वो चाहता है मुर्गी रहे, वो अंडा देता रहे, वो अंडा नहीं बनना चाहेगा। तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब एक बड़े ये निहाल साहब एक सवाल, ये बेसिकली आपका मतलब है कि जो शख्स अपनी कुर्सी से हट जाए वो फिर अंडा बन जाता है, ये यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मौजूदा जो सिनेरियो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मौजूदा सिनेरियो जो पंजाब में है। देखिए क्योंकि मुझे याद आया कि आपने भी एक जमाने में सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया था, तो शायद मेरे ख्याल में आप अपने वो जो एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, मैं ये समझा था। नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो सीएम का मसला है वो बहुत डिफरेंट है। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहमियत और अफादियत सिर्फ सीएम होने की वजह से है, और उसकी कोई अहमियत और अफादियत नहीं है एज ए पॉलिटिकल फिगर्स और लीडरशिप की जो बात होती है वो वहाँ पे नहीं है।
तो आज अगर वो मुस्लिम लीग नून क्या सर सवाल ले लीजिए, क्या मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही साहब को बतौर सीएम बनाना चाहेगी? मुझे हाँ या ना में बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा, मुझे और बीच की ग्रे एरिया की समझ नहीं आती। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स में सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, मगर हमारे पास अपने सीएम है, कैंडिडेट सीएम के हैं, हम पहले भी जीते हुए थे। तो परवेज इलाही नहीं होंगे ना, और यही हुआ कि परवेज इलाही नहीं होंगे। ऑफ कोर्स भाई, वो देखे ना हमारे ऑप्शंस मगर खुले हुए हैं। बात ये नहीं, हमारे पास अपने कैंडिडेट्स हैं, हमदा शहबाज है और भी बहुत सारे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। तो चले मैं इस वक्त निहाल साहब, मैं सुने मेरी बात सुने, आपकी ये प्रोग्राम हमारा न्यूज रूम भी इस वक्त देख रहा है। मैं इनसे कह दूं कि जी निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी सेटिंग होगी उसमें परवेज इलाही हमारे सीएम नहीं होंगे, ये मैं चलवा दूं पट्टी नीचे? नहीं, देखिए हमारे अपने ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं, मगर हमारा अपना कैंडिडेट है सीएम का। अच्छा ठीक है, ना चलाऊं फिर पट्टी? हम लंगड़ी लूली हुकूमत के साथ तो नहीं चलना चाहते, हम ब्लैकमेल होके नहीं चलना चाहते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा सो बेसिकली चले मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए, आप ये फरमा रहे हैं सीएम आपका होगा, परवेज इलाही साहब सीएम नहीं होंगे, उनको आप कहीं और एडजस्ट कर देंगे, ये इस तरह कर लें? आप कर सकते हैं, इस तरह की बात तो हो सकती है, ये मुमकिनात में से है। पहले भी परवेज इलाही साहब चीफ वो सॉरी स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली थे, तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, वो असेंबली में रहेंगे। आखिरी सवाल इससे रिलेटेड सर निहाल साहब, आखिरी सवाल इससे रिलेटेड बस ये, इसका जरा जवाब दे दीजिएगा। आपको परवेज इलाही साहब नीट एंड क्लीन लगते हैं ना? कोई मतलब करप्शन उनके या उनके बेटे के ऊपर ऐसे तो कोई आपको इल्जामात नजर नहीं आते या हैं? नहीं जी, ये पूरे पाकिस्तान को नजर आते हैं, और उनके इत्तेहादी जनाब इमरान खान ने उनके बारे में कह दिया था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू है वो। तो हम एविडेंस हमारे पास जो है वो इमरान खान का दिया हुआ है, हमारा अपना एविडेंस नहीं, जो इमरान खान ने सालों पहले कहा था वो वाली बात है। तो परवेज इलाही के बारे में जो एविडेंस वो दें वो उसको आप मान लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में जो एविडेंस है उसको आप नहीं मानेंगे? ये एविडेंस पब्लिक है, और आपके टेलीविजन चैनल्स ने, जितनी भी पाकिस्तान की नेशनल मीडिया थी, उसको ये बात दोहराती रही। फिर आपकी मीडिया में ये बात आता रहा कि मनोज सलाही साहब के केस के वजह से वो उस साइड पे गए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती रही हैं। और इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ इख्तिदार के खातिर झूठ को, हम इख्तिदार के खातिर झूठ को सच और सच को झूठ और नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। अब इजाजुल हक साहब, ये सर ये जो बातें हो रही हैं इस पे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी अभी ये बात कही कि नहीं होगा, ये असेंबलियां तहलील करने की बात जो है वो नहीं होगी, नहीं मान रहे परवेज इलाही साहब, इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है रिफ्ट पाई जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि वहां पर पूरी हुकूमत आपकी अपनी है, किसी इत्तेहादी के बलबोते के ऊपर नहीं है, तोड़ें उसको, खत्म करें। ये बेसिकली ये हकीकत है कि पार्टी नहीं मान रही, अंदर से लोग नहीं मान रहे कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान तो कर दिया है लेकिन अब इसको समेटा नहीं जा रहा। देखें, हाफिज अब्दुल्ला साहब बड़े ज़हीन पॉलिटिशियन हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि मौजूदा पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान में सबसे ज़हीन है। इनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, और मैं निहाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं, वो कह रहे हैं जी कि मुर्गी रहने दें, अंडा ना बने। तो क्या परवेज़ इलाही को कितने नफलों का सवाब होगा कि इमरान खान को छोड़कर जाके इनके पास जाकर अंडा बन जाएं? तो उनको अभी मुर्गी रहना है, और अगर मुर्गी रहना, देखें पॉलिटिक्स के अंदर मेंबर होना ना होना, चीफ मिनिस्टर होना ना होना, नवाबजादा नसरुल्लाह ने सारी उम्र सियासत की, काजी हुसैन अहमद ने सियासत की, बड़े बड़े सियासतदान, मुफ्ती महमूद साहब को ले लें आप, कभी वो असेंबली में होते थे कभी नहीं होते थे, लेकिन उनकी रेलेवेंस तो ख़त्म नहीं होती थी ना। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब ने अगर पॉलिटिक्स करनी है, मैं बड़े दो टोक बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर वो इमरान खान को छोड़ेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी हिज पॉलिटिकल डेथ। हाँ, 3 महीने 6 महीने के लिए वो मज़ीद सीएम तो रह लेंगे, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है मोहन सलाही साहब बड़े क्लियर हैं इस मसले पर, और इमरान खान साहब भी बड़े क्लियर हैं। वो टाइम दे रहे हैं हुकूमत को। मैं अभी आपको अंदर की बात बताऊँ, वो भी नहीं चाहते कि इस किस्म का एक केओस पैदा हो जाए कि 62% ऑफ पाकिस्तान में आप एक टाइम पे इलेक्शन करवा रहे हैं, यानी पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, और बाकी सब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं करवाने। वो हुकूमत को टाइम दे रहे हैं, वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप आएँ, निगोशिएट करें। साग डार साहब क्यों
बार बार सदर मुमलिकत के पास जा रहे हैं, मतलब शहबाज शरीफ से हटकर वो जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि उनके डायरेक्ट लाइन है लंदन के साथ। लेकिन यहाँ पे इजाज़ साहब मैं एक और कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान साहब को कि जनाब तोड़ें, हम आपको कहते हैं कि तोड़ें असेंबलियां, करवाएं इलेक्शन। तो एक जगह यहाँ पे ये स्टांस भी तो लिया जा रहा है। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं इसमें तो ये भी कहते हैं जी हम आपको उठाकर, मतलब जो बातें राना सनाउल्लाह साहब ने की हैं कि मैं सांप है, न्योला है, इसको पाँव के नीचे मसल दूंगा, ये मतलब सचमुच मसल देंगे कि हम आपको उठा के दरिया में फेंक देंगे, इसका मतलब दरिया में फेंक देंगे। मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं अपने आप को हौसला देने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो एक कैच 22 पोजीशन के अंदर फंसे हुए हैं। वो उनके पास हड्डी गले में फंसी हुई है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अगर उसको निगल लेंगे तो फंस जाएगी, और अगर उगल देंगे तो उनके पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मतलब इस वक्त ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी में क्या है। हाफिज साहब, पाकिस्तान की बेहतरी में क्या है? तो बेहतर तो यही नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ निगोशिएट किए जाएं, जाके डायरेक्टली उनसे बात की जाए। क्या मुश्किल काम है? बैठ चुके हैं तमाम सियासतदान। मुझे आज भी याद है 2014 के अंदर जब APS का वाकया हुआ था, बैठे थे ना सारे आपस में इकट्ठे बैठ गए थे, इशू रिजॉल्व हो गया था। देखिए मंसूर भाई, बात यह है बैठने की किसने मुखालफत की है। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम अपोजिशन ने उनको मईशत के बुनियादी मौजू पर बुनियाद बनाते हुए उनको दावत दी कि आइए मईशत पर बैठेंगे, मैसा की मईशत करेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा मैं चोरों के साथ नहीं बैठता। हाँ, लुटेरे और डाकुओं के साथ आज भी वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लेकिन हाफिज साहब एक मैं सिर्फ अगर, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई नुमाइंदा यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान के अंदर उनके मुकदमात जैसे ही ख़त्म किए गए, सिंध की पुलिस उनको उठा के ले गई। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जब आपकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ इस तरह सब कुछ हो रहा होगा तो कौन टेबल के ऊपर बैठे? देखिए मैं बात करूँ, बात यह है कि जब इमरान खान एक तरफ एक ज़बान में गाली देते हैं, दूसरी ज़बान में मुज़ाकरात करते हैं, तो जब आप पूरी क़यादत को चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं, उसी क़यादत से उसको मुज़ाकरात की पेशकश भी करते हैं। एक तो ये अपना रवैये को ठीक करें। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं, गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात की बात करें। ठीक। तीसरी बात यह कि मुज़ाकरात ज़मान पार्क में नहीं हो सकते, न बनी गाना में हो सकते हैं। आप आइए असम्बली में, अगर आप पंजाब के असम्बली में बैठे हैं वो हलाल है, तो कौमी असम्बली में बैठना हराम है। अगर कौमी असम्बली में बैठना हराम है तो पार्लियामेंट लाजिज में रहना, सहना, सोना वो फिर कैसे हलाल है? ठीक है। लिहाजा आइए असम्बली में, सियासतदान की तरह ये सियासी इंतहा पसंदी और सियासी दहशत गर्दी को छोड़कर एक जमहूरी क़यादत बन के आइए, मेज़ पर बैठे, बात करें, एक ऐसी क़यादत उभर के सामने आ जाए ताकि वैसे मैं हाफिज़ साहब अपने कंजम्पशन के लिए ये जब से इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का फैसला किया है, उससे पहले अगर वो न्यूट्रल नहीं भी थी या बाद में अगर हो भी गई, तो उनका वैसे एक फ़ायदा ये था कि वो आप सबको एक टेबल पे बिठा देते थे। 26 मार्च को एक मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल बाजवा भी मौजूद थे, जनरल नदीम भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, और उसमें भी इलेक्शन डिस्कस हुए थे और वो मीटिंग जनरल बाजवा ने करवाई थी। अब एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल होने का ये नुकसान हो गया कि आप लोग मेज पे इकट्ठे नहीं बैठ रहे। देखिए मैं यही कह रही हूँ, ये तो बदकिस्मती है। आज PDM कह रही है, पूरी PDM और हुक्मरान इत्तेहाद, कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं, मुज़ाकरात गालियों की आड़ में नहीं। तो आप देखिए, आप हमें चोर कहते हैं सर, ये तो सियासत में चलता नहीं है। आप उनको यहूदी एजेंट नहीं, जब आप हमें चोर कहते हैं, जब खुद गड़ी चोर निकले तो 4 अंगुलियों की जो इशारे हैं वो तो आपकी तरफ है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन बातों को छोड़िए। मुल्क में आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, मुल्क की मईशत तबाही पर है, और मरदमशुमारी और खाना शुमारी और हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकता। मानते हैं कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पे? मैं देखिए, पहले से तो बेहतरी आई है जब इमरान खान की हुकूमत थी। क्योंकि अगर इमरान खान की हुकूमत थी फिर तो उस वक्त तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता। अच्छा। कम से कम इतना तो हुआ कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने से महफूज रहा। अच्छा। बच गया। अब भी हमें यकीन है कि आगे बेहतरी आएगी, क्योंकि हम मुल्क का सोच रहे हैं।
रियासत का सोच रहे हैं, इमरान खान अपनी सियासत और इक़्तिदार का सोच रहे हैं। बहुत बहुत ये फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपका, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपका और निहाल। नाज़रीन, रियासत बचानी है या सियासत बचानी है, ये हमारे सियासतदान ने फैसला करना है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।